यूसुफ भाई, जो बात अभी राजेश कह रहे थे कि सरकार क्या वाकई में दबाव में है, और दूसरी बात, क्या मणिपुर की जो कुछ हो रहा है उससे बीजेपी को फायदा होगा? आशु जी, पहली बात कि मोदी दबाव में है, बिल्कुल दबाव में है और जबरदस्त दबाव में है। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार दबाव में आए हैं, और ये दबाव में इस कदर दबाव में है कि उन्हें अपनी कुर्सी अपने नीचे से खिसकती हुई नजर आने लगी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। जमीन पे चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और जब चीजें बदलती हैं ना, तो ये ऊपर पता नहीं चलता है। हमने भी कई चुनाव देखे हैं, कम से कम देवगौड़ा से लेके और नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमने देखा है, उसे कवर किया है एक पत्रकार की हैसियत से। जितने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अब, उतने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ। राजेश जी ने जरूर राजीव गांधी की याद दिलाई कि उन्होंने कहा था, ना दिला दे, हमें भी याद है तो उस तरह के बयान। लेकिन नरेंद्र मोदी तो मुझे लगता है उससे कहीं आगे, बहुत ज्यादा आगे निकल गए, और कितना नीचे गिरेंगे मुझे नहीं लगता कि इससे एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है या उसे करना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने आज ये सुना कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। 3 शब्द उन्होंने कहे, 3 संगठनों का नाम लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन, और फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो मेन तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ दीजिए और पुराना इतिहास है, बाकी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्यों कहा और इंडियन मुजाहिदीन का नाम उन्होंने क्यों लिया, और किस इन 2 नामों से वो किसको एड्रेस करना चाहते हैं, किसको याद दिलाना चाहते हैं कि चीजें कहां जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी अपने उस कोर मुस्लिम विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस मानसिकता से ना तो पार पा पाई है। और एक तरफ बीजेपी पसमानदा इसने यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ वो बहुसंख्यक समाज को उनके संगठनों के, ऐसे संगठनों के नाम लेकर डरा रही जिनका आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल रहे हैं। तो ये हताशा और निराशा की मुझे पराकाष्ठा लगती है। जो शब्द उन्होंने विपक्ष के लिए इस्तेमाल किए हैं, दरअसल वो शब्द उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए सटीक साबित होते हैं आज की तारीख में। कर्नाटक की चुनाव के जो नतीजे हैं आशुतोष जी, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है इस देश में राजनीतिक सोच बदलने का। ये सिर्फ हार जीत, एक पार्टी के जीतने और दूसरी पार्टी के हारने का मसला नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक में जीती है तो बीजेपी से दोगुनी से ज्यादा सीटें लेकर जीती है, और तब जीती है जब नरेंद्र मोदी पूरे 1 हफ्ता चुनाव प्रचार में डटे रहे। और उस वक्त पूरा मीडिया ये कह रहा था कि साहब नरेंद्र मोदी में आखिरी वक्त में जो चुनाव को पलटने की ताकत है वो किसी और नेता में नहीं है, लेकिन वो ताकत नहीं दिखी। अभी राजेश जी ने याद दिलाया कि साहब उसमें बजरंग बली भी आए थे, तो एक भजन चलता है कि दुनिया चले ना राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना। तो अगर बजरंग बली की नाराजगी से कर्नाटक हार सकते हैं, और अगर बजरंग बली राम को कह देगा भाई आप नहीं चले तो 24 का क्या हालचाल होगा। दूसरी बात, जो सवाल पूछा, छोटा सा 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मणिपुर से बीजेपी को फायदा होगा, मुझे लगता है ये तो मुंगेरी लाल से भी ज्यादा बड़ा सपना है। भाई आपकी पूरी सरकार वहां पर है, डबल इंजन की सरकार है, दूसरी बार की सरकार वहां पर है, और हालात 70 दिन में आपसे नहीं उतरे। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, गृह मंत्री ने। अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 256 के तहत वो राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे। क्या इस सरकार ने रिपोर्ट मांगी है? इसके बावजूद अगर ये अंदाजा लगाया जा रहा था इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खामख्याली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।